हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेज डिटर्मिनेशन अंडर प्रोडक्ट मोनोपोली एंड फैक्टर मोनोप्सोनी। तो इस टॉपिक में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वेजेस डिटर्मिन की जाती हैं जब जो भी फर्म प्रोडक्ट बना रही है उसमें तो उसकी मोनोपोली है, मगर जो फैक्टर मार्केट है वहाँ पर मोनोप्सोनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये टॉपिक जो है फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में से लिया गया है और फैक्टर प्राइसिंग के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। When there is a single buyer of an input, say labor, there exists monopsony in the labor market. जब सिंगल बायर होता है इनपुट्स का एक ही बायर है, तो उस सिचुएशन को हम लेबर मार्केट में, अगर एक ही बायर है लेबर का, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम मोनोप्सोनी कहेंगे। समझ की बात। Thus, in the present model, the product monopolist is also a monopsonist in the labor market while the labor supply is competitive. लेबर की जो सप्लाई है वो तो कॉम्पिटिटिव है, मगर वो बंदा जिसकी जो कंपनी है जो प्रोडक्ट में भी मोनोपोली रखता है वो सिंगल बायर भी है। ठीक है, वो मोनोप्सोनिस्ट भी है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही है लेबर को खरीदने वाला, उस टाइप की लेबर को खरीदने वाला मार्केट में और कोई नहीं है। The analysis of determination of wage rate and employment under the condition of monopoly in the commodity market and monopsony in the labor market is relevant also for monopolistic competition and oligopoly in the commodity market and monopsony and ओलिगोपोसोनी, इसको भी वही कहते हैं, इन द फैक्टर मार्केट। तो मतलब कहने की बात ये है कि ये जो मोनोप्सोनी वाला मॉडल है जिसमें जो फैक्टर इनपुट्स हैं उसकी मोनोप्सोनी है, तो उस केस में ये जो बाकी जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट्स हैं उस पर भी यही बात रेलिवेंट रहेगी। ठीक है, wage and employment determination can be explained in two situations, that is one variable factor and two variable factor. तो सबसे पहले हम one variable factor लेबर की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा two variable factor वाली सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। The wages and employment under monopsony, that is single variable factor जो कि लेबर है, उस केस में कैसे होगी? The factor price and employment under monopsony are determined by the intersection of monopsonists डिमांड कर्व फॉर लेबर एंड मार्जिनल लेबर कॉस्ट कर्व, जिसको MCL भी कहा गया है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जहाँ पे भी जो मोनोप्सोनिस्ट है जिसकी मोनोपोली भी है प्रोडक्ट मार्केट में, जहाँ उसकी डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट होगी वो उसका इक्विलिब्रियम बताएगी। ठीक है, व्हेन the monopsonist uses only one variable factor, that is labor, marginal revenue productivity of labor curve is his demand curve for labor and labor supply curve जो है SL, which is same as एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, दैट इज़ एवरेज वेज। तो कहने की बात ये है कि जो सप्लाई कर्व फॉर लेबर होती है वो एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेज कर्व होती है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है, और जो उसकी डिमांड कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व होती है, जैसे नॉर्मल मोनोपोली के केस में होती है। ठीक है, जो पिछली वीडियोस अगर आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको ये अच्छे से समझ आने वाली है। गिवन फिगर शोज दैट the determination of wage rate and employment under monopsony when a single variable factor, that is labor, is used. तो x एक्सिस पे लेबर है, y एक्सिस पे वेजेस है। तो ये सारी की सारी कर्व्स आपको मैंने बताई दी हैं। कौन सी है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व जो कि डिमांड फॉर लेबर है, और ये सप्लाई ऑफ लेबर है, और जो मार्जिनल ये MCL मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉर लेबर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मतलब जो मोनोप्सोनिस्ट है उसकी डिमांड कर्व और उसकी ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इंटरसेक्ट होगी, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द MRPL मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व रिप्रेजेंट्स मोनोप्सोनिस्ट डिमांड कर्व फॉर लेबर एंड MCL कर्व रिप्रेजेंट्स इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वाली जो कर्व है ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब मोनोप्सोनिस्ट एम्प्लॉय लेबर अप टू अ पॉइंट एट विच मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो कि MRPL है इक्वल्स इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट इज MCL। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं ई पॉइंट पे, उतने ही लेबर को ये एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, मगर तनख्वाह कितनी देगा? तनख्वाह एवरेज वेज कर्व जो लेबर सप्लाई है उसके सामने के हिसाब से देगा। तो तनख्वाह देगा OW और बंदों को काम कितना देगा? लेबर कितनी है? OL। ठीक है, दैट इज MRPL शुड बी इक्वल टू MCL, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। द मोनोप्सोनिस्ट finds its equilibrium at point E where he employs OL units of labor. Thus OL is the equilibrium level of labor employment. तो ये वही बात इंग्लिश में लिख दी। As the figure shows, EL intersects the labor supply curve SL at point M, which determines the equilibrium wage rate corresponding to
द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट OL विच इज़ OW और वही ML। तो ये जो OW है और ML है ये एक ही बात है। तो कहा हुआ है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पता लग जाता है तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हम नीचे लाइन खींच रहे, ये जहाँ पे भी एवरेज वेज को कट करेगी उतनी वेज ही जो मोनोप्सोनिस्ट है वो देना चाहेगा और OL यूनिट्स ऑफ लेबर को ही काम देना चाहेगा। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, फैक्टर प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर मोनोप्सोनी, जिसमें कि 2 वेरिएबल फैक्टर केस आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ मोनोप्सोनिस्ट यूजेस मोर देन 1 वेरिएबल फैक्टर, हिज demand for a variable factor is determined by the principle of least cost combination ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो किस तरीके से डिटर्मिन की जाएगी? डिमांड फॉर वेरिएबल फैक्टर इज डिटर्मिन्ड बाय लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन। जो भी वेरिएबल फैक्टर्स का जो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है उसके हिसाब से ही उसकी डिमांड को डिटर्मिन किया जाएगा। इफ़ अ कॉम्पिटिटिव फर्म यूजेस 2 वेरिएबल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म है वो 2 वेरिएबल फैक्टर लेबर और कैपिटल को लेकर चल रही है, द लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया इज गिवन बाय, इसका एक फॉर्मूला है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये आपने कंजम्पशन की थ्योरीज पढ़ी होंगी। जैसे यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू जो प्राइस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2, इस टाइप की कंडीशंस होती थी ना। तो वहीं से ही ये कंडीशंस ड्राइव की गई हैं, समझ के बात। तो और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के नीचे प्राइस ऑफ लेबर आ जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के नीचे जो है प्राइस ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो नीचे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन बढ़ाने के लिए लिखना पड़ेगा, वेयर MPL इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPK इज the marginal physical productivity of capital, PL is the wage rate या price of labor and PK is the price of capital, that is जो कि interest होता है। ठीक है, for a monopsonist however the criterion for the least cost combination of variable factor is somewhat different from one that applies to a perfectly competitive firms। तो उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। द रीज़न इज दैट इफ बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट्स आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, चेंजेस इन द लेबर डिमांड बाय फर्म लीव फैक्टर प्राइजेज अनचेंज। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो अगर लेबर की डिमांड में हल्का सा चेंज आया तो फैक्टर प्राइस जो है वो अनचेंज रह जाएंगे। ठीक है, दिस इज दैट इज the price of labor and price of capital remain unchanged and hence average cost of labor जो कि average wage भी है equals its marginal cost, that is marginal wage। तो उस केस में average wage और marginal wage बराबर हो जाएंगी। तो perfect competition के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। But if labor market is monopsonist, अगर labor market monopsonist है, changes in labor employment by a monopsonist cause changes in the wage rate। अगर लेबर की एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया तो वेज रेट में भी चेंज आएगा, क्योंकि मोनोप्सोनिस्ट तो अपनी मर्जी से लेबर को एम्प्लॉयमेंट देगा ना, वो ये थोड़ा ना देखेगा परफेक्ट कंपटीशन में जो कंडीशंस है उसके हिसाब से थोड़ा ना चलेगा। चेंजेस इन वेज रेट क्रिएट्स अ डाइवर्जेंस बिटवीन एवरेज वेज एंड इट्स मार्जिनल वेज। तो जब भी वो वेज रेट को ऊपर नीचे चेंज करेगा, परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, तो एवरेज वेज और मार्जिनल वेज में डाइवर्जेंस आएगा, दोनों अलग अलग होंगी। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोप्सोनिस्ट must therefore consider marginal cost of labor rather than the मार्केट प्राइस ऑफ द लेबर। तो वो एवरेज वेज को नहीं देखेगा, वो मार्जिनल कॉस्ट को देखेगा, समझ की बात। इसी वजह से अगर आप ऊपर चलें तो उसने एवरेज वेज को नहीं देखा इक्विलिब्रियम के टाइम पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पे उसने मार्जिनल कॉस्ट को देखा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, मोनोप्सोनिस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट को पसंद करता है, ना कि एवरेज वेज को। Thus the least cost criteria for the monopsonist may be expressed in terms of, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। तो वो जो प्राइस था, ये जो प्राइस वाला कंडीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है, बल्कि ये मोनोप्सोनिस्ट में इतने अच्छे से अप्लाई नहीं होता। तो दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नीचे थोड़ा क्वेश्चन को लंबा खींचने के लिए लिख दो, वेयर MCL इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, जिसको मार्जिनल वेज भी कहा जाता है, और MCK इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग monopsonist will employ a variable factor until the ratio of marginal product of the factors to its marginal cost is the same of
अदर वेरिएबल इनपुट्स। तो इसका मतलब कि जब भी इनकी रेशो इसकी रेशो के बराबर होएगी तब तक वो जो है वेरिएबल फैक्टर्स को लगा के रखेगा। अगर रेशो बराबर नहीं हुई तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।